नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज संसद में फिर से एसआईआर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा और तमाम सारी बातें हुई। पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है कि एसआईआर में बीएलओ परेशान हैं, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज मैं ये समझने की कोशिश करेंगे हम कि अगर मैं बीएलओ होता या आप बीएलओ होते तो क्या आप भी इस तरह से परेशान होते? क्या आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाने की परेशानी है, नहीं है? तो ग्राउंड पे बीएलओ क्या फेस कर रहा है, इसके बारे में डिटेल से बात नहीं हो रही है। अलग-अलग फुटकर में 2 डायलॉग आ जाते हैं, वहाँ यहाँ जाना पड़ता है जी, फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन ये क्या है और अगर ये सचमुच ग्राउंड पे ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं, जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है, आत्महत्या करनी पड़ रही है, तो भैया ये तो गुनाह है ना। अगर आप कोई ऐसा काम करो जिससे समाज में व्यापक स्तर पे लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, तो आपका वो फैसला जो है वो क्राइम है, वो अपराध है। ये लोगों को आत्महत्या के लिए विवश करने जैसा मामला है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि चुनाव आयोग को इसमें माफ कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश करूंगा। आज मैं बीएलओ के जूते में पांव रखने की कोशिश करूंगा, उसकी जगह खड़े होने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा थोड़ा समय निकालें और संवेदना से हम समझें कि दरअसल बीएलओ के साथ क्या हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। पहले मौत का आंकड़ा ले लेते हैं। कुल मिला के अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ मर गए हैं, उत्तर प्रदेश में 8 मौतें हुई हैं और गुजरात में 6, पश्चिम बंगाल में 5, राजस्थान में 3, केरल में 1 और तमिलनाडु में 1 मौत। गौर कीजिएगा, केरल में 1, तमिलनाडु में 1, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 8, गुजरात में 6। इन राज्यों के नाम थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ समझने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में 5 हुई हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में जाने से पहले हम कुछ देखते हैं तारीख हैं कि कब किस राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इन तारीखों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो लगातार दबाव बना रहा है बीएलओस के ऊपर कि भैया 1 महीने में ही आप ये कंप्लीट कर दो अपना काम। अब 7 दिन उसने और बढ़ाया इतनी सारी जान लेने के बाद में। लेकिन ये 1 महीने का प्रेशर क्या था, ये हम समझेंगे, जायज था नाजायज था। पहले यहीं से शुरू करते हैं, फिर हम उस एक्चुअल प्रेशर पे आएंगे जहां बीएलओ जो सड़क पे फेस कर रहा है, जो एक बीएलओ घर से निकलता तो उसके साथ होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2028 के नवंबर में, माफ कीजिए, चुनाव होने हैं, यानी बहुत टाइम है। गोवा में 2027 के मार्च के आसपास, गुजरात में 2027 में, यानी 2 साल हैं गुजरात में चुनाव होने में। और वहां पर एसआईआर का इतना प्रेशर कि वहां लोगों की जान चली गई। केरल में 2026 में चुनाव और वहां पर एक ही सुसाइड हुआ है। मध्य प्रदेश में 2028 में, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा 9 सुसाइड हुए हैं। तमिलनाडु में 10 मई 26, अगले ही साल है, वहां एक ही सुसाइड हुआ है। उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को होने वाले हैं, दूसरे नंबर पे सुसाइड में। पश्चिम बंगाल में 2026 में होने, मई के आसपास। अंडमान निकोबार में मतलब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के नियम हैं, लक्षद्वीप, पुडुचेरी वगैरह वगैरह। कुल मिला के ये जो चीजें हैं, इनको अगर हम देखें तो चुनाव कराने के लिए इनके पास, चुनाव आयोग के पास अभी बहुत ज्यादा समय है। तो बीएलओ को इतना प्रेशर में क्यों मार रहे हो? लेकिन मैंने जैसा कहा कि प्रेशर में मार रहे हैं, कोई कह दे रहा है, तो क्या सचमुच प्रेशर में मार रहे हैं? कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं इनको काम करने की आदत नहीं है सरकारी कर्मचारियों को, इसलिए परेशान हो रहे हैं। मैं अपनी जेब से भुगतान करके 50 लोगों को, कम से कम 50 नहीं तो 25-20 को तो पैसे दे ही सकता हूं। मैं वो काम करवाना चाहता हूं जो ऐसा लिख रहे हैं कि वो बीएलओ वाला काम करें। जितना सरकार, निर्वाचन आयोग एक बीएलओ को भुगतान करता है, उतना मैं करने को तैयार हूं, यानी 500 रुपया महीना। एक बीएलओ को सरकार से ये निर्वाचन का काम करने के लिए महीने के 500 रुपए मिलते हैं और ये काम करना ही पड़ेगा। मतलब गर्दन पे कनपटी पे कि 500 पकड़ और काम कर, तेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब हम समझते हैं कि बीएलओ के पास में कितना काम जो उसको दिया गया, 1 महीने में उसको क्या क्या करना है। बीएलओ को 1200 से 1500 घर अधिकतम एक
बीएलओ के जिम्मे हैं। एक बूथ में 1200 घर के करीब होते हैं। किसी किसी बीएलओ के पास 2 बूथ भी हैं, यानी 2400-2500 वोटर। अब अगर हम 2500 वोटर का हिसाब लगाएं तो ये जो सीमा आती है इसके हिसाब से अगर हम 2500 वोटर का हिसाब लगाएं, चलो 2500 छोड़ देते हैं, हम अधिकतम लेके क्यों चले, हम न्यूनतम लेके चलते हैं। किसी भी बीएलओ के पास एक बूथ से कम तो है ही नहीं, ठीक है। अब अगर 40 से 60 घर पड़ेंगे, कैसे पड़ेंगे, 1200 घर, एक घर में 3-4 वोटर भी हैं, तो कम से कम उसको एक दिन में 40 से 60 घरों में जाना है, 60 घर। और उसके पास सिर्फ यही काम नहीं है, अगर वो अध्यापक है तो उसको अपनी पाठशाला में जाके पढ़ाना है, अगर वो किसी दफ्तर में बाबू है तो वहाँ बैठ के उसको काम करना है, वरना उस जगह पे जहाँ वो बैठा हुआ है, किसी जगह पे, किसी विंडो पे, वहाँ कोई काम नहीं होगा। अगर वो फॉर्म भी जमा कर रहा है कुछ लोगों के तो वहाँ कोई काम नहीं होगा। तो उसको अपना काम करने के बाद 40 से 60 घर कवर करने हैं, और अगर नहीं करता तो उसके अधिकारी उसको कहते तेरी नौकरी चली जाएगी, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऊपर का शासनादेश है। 60 घर में क्या कवर करना होता है, 60 घर में जाता है वो उसके घर में जिन जिन लोगों के वोट हैं उन सब लोगों के नाम वोटर लिस्ट में निकालता है, और वोटर लिस्ट में नाम निकालने के बाद उनको फॉर्म दे के आता है। हर आदमी को समझाना है कि ये फॉर्म कैसे भरना है, और वो जो फॉर्म है वो इतना खराब फॉर्म है कि अगर मैं आपको भी दे दूं, जिन सभी लोग एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, सबको पता है एक बार में उसको अच्छे से भरना नामुमकिन है। जब तक आप एक बार गड़बड़ नहीं कर लोगे या एक आदमी का आपने भरा गलत हो गया तब आप दूसरा सही कर सकते हो। अक्सर लोग लेफ्ट और राइट कॉलम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इनको जाके उन सबको वो फॉर्म पकड़ाना है, समझाना है। कितने लोगों को, 60 घरों में जाना है, 40 से 60 घरों के बीच में। तो दफ्तर से छुट्टी करने के बाद या दफ्तर जाने से पहले, या मान लीजिए आप आधा दिन निकाल के आ जाएंगे, स्कूल में अध्यापक हैं, आपको प्रधान अध्यापक जी कहेंगे भाई काम बहुत मुश्किल है, चलो बच्चों की पढ़ाई चूल्हे में जाने दो, चले जाओ। आपको दफ्तर का ख्याल रखते हुए 60 घरों में जाना है, उसके बाद उनको फॉर्म समझाना है। हर आदमी 10 मिनट तो लेगा, 60 घर और 10 मिनट यानी 600 मिनट हो गए। 600 मिनट यानी 10 घंटे। 10 घंटे रोज कौन दे सकता है अपने काम करने के बाद? ये काम ही अपने आप में आसान नहीं है, और ये फॉर्म देने के बाद ही नौकरी खत्म नहीं हुई। कल फिर जाना है, ऐसे परसों फिर जाना है, उसके बाद पूरा 1 महीना आपको ये करना है। ये मैं 30 दिन का हिसाब ले रहा हूं, अगर 28 दिन का करूंगा, 4 छुट्टियां निकालूंगा या 5 छुट्टियां निकालूंगा तो बीएलओ साहब जो है वो 12-13 घंटे देंगे। अब वहां पे फॉर्म लेना भी है वापस। अब आप फॉर्म देने जा रहे हो तो आदमी घर पे है या नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपको 3 चक्कर लगाने हैं। 1200 वोटर, 60 घर रोज, 3 चक्कर। और जब आप 3 चक्कर लगाओगे तो आपको 3 चक्कर तो फॉर्म देने के लिए लगाना है। उसके बाद उस व्यक्ति ने अगर फॉर्म नहीं भरा तो आपको खाली फॉर्म भी उसके घर से लेके आना है। जैसे मैंने अगर फॉर्म ऑनलाइन भर दिया तब भी बीएलओ कह रहा है मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, सर आप मुझे खाली दे दो, मैं इसमें लिख लेता हूं आपने ऑनलाइन भरा है। तो उसको फिर से जाके फॉर्म लेके आना है। अब ऐसे में कई लोग जो है वो दफ्तर गया हुआ है कोई आदमी, हर आदमी तो बीएलओ नहीं है, वो बेचारा अपने दफ्तर नौकरी करने जा रहा है, वो वहीं तो बैठा नहीं रहेगा। तो फिर संडे को ज्यादा चक्कर लगाने हैं। जिसके यहां से आपको किराएदार है साहब, वो तो यहाँ किराएदार गया हुआ रहता नहीं है। ये इतने सारे झंझट हैं, उन सारे झंझटों के बीच में उसको ये करना है। और ये अगर घर बंद मिलता है तो दोबारा जाओ, जानकारी देने में हिचकिचा रहा है तो दोबारा जाओ, कोई उम्र कम बता रही है, कोई फोटो, किसी के पास फोटो नहीं है फॉर्म पे लगाने के लिए। अब आप बताइए, आपको अगर 60 घर में जाना है तो सारे घरों में एक पहले दिन तो हो नहीं पाओगे, तो जिसके घर में आखिरी में जाओगे उसको फोटो खिंचाने का भी टाइम देना पड़ेगा, आखिरी के 10 दिन 5 दिन जिनके यहाँ जाओगे, क्योंकि आप सबसे फॉर्म पे फोटो भी चिपकवा रहे हो। फिर बीएलओ को वहां पे कागज भी चेक करने हैं, आपके पेपर चेक करने पड़ेंगे उसको कि आपके पेपर सही है कि नहीं है। कई लोगों के पास दस्तावेज होते ही नहीं, वो दिखा नहीं पाते हैं। और निश्चित तौर पे हर आदमी जेब में लेके नहीं बैठा हुआ है। मुझसे आप कहेंगे आधार कार्ड दीजिए तो मैं याद करूंगा मैंने कहाँ रखा हुआ था, फिर निकाल के लाके दूंगा। उस वक्त मेरे पास समय हुआ नहीं हुआ, लाला जी है उनको दुकान पे भी बैठना है।
आदमी का मरने को फुर्सत नहीं है और सरकारी नौकरी में लोगों को जोत रखा है, तो भाई प्राइवेट वाले की तो बात ही क्या है। कुल मिला के कल आना अभी फ्री नहीं है, अभी हमें जरूरत नहीं है, आधार बनवाना नहीं है, किराएदार गायब हो गए, कहीं कुछ हो गया, और ये सब चीजें उसको उसी दिन में, उसी समय में, उसी स्थिति में करना है। अब बॉस बैठा हुआ है, ये आप कर रहे हो तो बॉस बैठा हुआ है, उसको हफ्ते में एक बार तो कम से कम जाना है जिला कार्यालय में और रिपोर्ट देनी है। टारगेट मिलता है, इतने फॉर्म आज अपडेट होने चाहिए, इतने वेरिफिकेशन हो जाने चाहिए। अब आपके 1200 घर, चलो दिल्ली में मान लिया फ्लैट है, एक के ऊपर एक 4-5 घर हैं, 6 घर हैं, किसी के 10-12 भी हैं, जाना तो फिर भी पड़ेगा। लेकिन अगर ये मामला गांव का है तब तो एक घर यहां है, दूसरा घर वहां है, तीसरा घर वहां है, सबकी पंचायत। और ये जो बीएलओ है ना, इसको आप आदमी समझिए, ये बीएलओ मेरी आपकी तरह नहीं है कि तुरंत वो जो बहुत टेक्नोसेवी हो। एक फॉर्म को जाके इंटरनेट पे अपलोड करना, जो जानकारी सामने वाले ने फॉर्म में भरी है वो जानकारी भरना कंप्यूटर में, और सही भरना, गलत हो गई तो दिक्कत। और ये जो पूरे फॉर्म भर के गया, ये 48 घरों 1200 लोगों के जो फॉर्म भरने, उसको एक महीने में 40 से 60 घर जाके वो फॉर्म उसको जो है वो अपने अपलोड भी करना है कंप्यूटर में। यानी फॉर्म वहां से लेके आके रखने ही लेने उसको, और ना उसको आगे जाके किसी को हैंड ओवर करने, उसकी उसको एंट्री करनी है। अब ये करने के बाद में अगर एक आदमी, कोई भी आदमी, जरूरी नहीं है कि वो इतना टेक्नोसेवी हो कि वो फॉर्म भर ले, कोई भी व्यक्ति। अब क्या कर रहे हैं बीएलओ साहब, अपने बच्चे से कह रहे हैं, बीएलओ साहब रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, गांव के स्कूल में अध्यापक हैं, उनको ज़्यादा कुछ ये टेक्नोलॉजी वक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं। भारत में आज भी अधिकांश आबादी, 60-70% आबादी को टेक्नोलॉजी से दूर दूर से लेना देना नहीं है, इसीलिए ये जामतारा गैंग वगैरह लोगों को ठग लेते हैं। अब वो आदमी जो है वो अपना किसी बच्चे को ढूंढ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमारे इलाके में जो बीएलओ साहब आती हैं वो 60-70 किलोमीटर दूर कहीं किसी गांव में अध्यापिका हैं। अब उनके पतिदेव जो हैं वो अपना बिजनेस है, उनका दुकान वुकान है, डीलर वीलर का काम करते हैं, वो अपनी दुकान बंद करके पूरा 1 महीना इन मोहतरमा को लेकर यहाँ आते हैं, क्योंकि इनकी नौकरी भी बचानी है, और फॉर्म भरवाते हैं। और इस पूरी सिचुएशन में और ऊपर से कोड़ में खाज, जो वोटर लिस्ट इन लोगों को दी गई है, वो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने पता नहीं किस फैक्ट्री में बनाई है, वो वोटर लिस्ट असली वोटर लिस्ट नहीं है। 2025 की जो वोटर लिस्ट दी गई है, उस वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे, बीएलओ को जो वोटर लिस्ट दी गई है और वोटर लिस्ट के बेसिस पे जो छपे हुए फॉर्म उसको दिए गए हैं, वो वोटर लिस्ट किसी और जमाने की है। मेरे अपनी सोसाइटी में अगर मैं 100 फ्लैट का अगर सैंपल लेता हूं तो कम से कम 7 से 8 ऐसे लोग हैं जिनके बाकायदा नाम वोटर लिस्ट में थे, उन्होंने अगले चुनावों में वोट डाला था, और अब ये जो लोग फॉर्म लेके आ रहे हैं उन फॉर्म में उनका फॉर्म भी नहीं और वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। अब वो लोग बैठ के जो है वो बीएलओ को पकड़ रहे हैं। अब वो कह रही है साहब मैं, अरे हमारे लिए तो आप ही ज्ञानेश कुमार हो, जाहिर बात है हम कहां जाएंगे रोने के लिए, आप ही नोट करो। वो कह रहा है साहब हमारा नाम वोटर लिस्ट में था, आपने काट कैसे दिया? बीएलओ कह रहा है जी हमारे को तो कटो। अरे मेरा नाम था, मैंने वोट डाला है भाई, मेरा ये वोटर आई कार्ड देखो। और इससे पहले वाला जो बीएलओ था पूरी वोटर लिस्ट अपडेट रखता था टकाटक, अगर एसआईआर ना होती तो वोटर लिस्ट पूरी अपडेटेड थी, एग्जैक्टली वही वोटर लिस्ट थी जो लोग यहाँ रहते हैं। अब ये पता नहीं कहां से ले आए गलत वोटर लिस्ट, और उसको लेके वो परेशान भी हो रहे हैं कि वो जो बीएलओ मैडम है वो रोज परेशान हो रही है यहाँ पे। और ऊपर एक और चीज मजेदार चीज ये है कि कई लोग ऐसे हैं 8-10, जैसे वो राहुल गांधी ने बताया था विदेशी महिला का उसमें फोटो लगा हुआ था, हमारे मोहल्ले में कई लोगों के फोटो में किसी और के फोटो लगे वोटर लिस्ट में, वो आदमी भी उसी बीएलओ के सिर हो रहा है, जिस आदमी का नाम उड़ गया वो भी सिर हो रहा है, और जो लोग यहां से जा चुके हैं, जो अपना वोटर लिस्ट से नाम कटा चुके थे, वो 2025 की वोटर लिस्ट में खड़े हुए हैं। आदमी कह रहे ये तो यहां रहते ही नहीं है, काटो। अब बीएलओ कह रहे सब काट तो सकता हूं मैं, लिख दूंगा कि यहां पे नहीं रहते हैं, लेकिन जोड़ नहीं सकता। आदमी कह रहा है मेरा वोट था पिछले साल, मेरे घर में मेरी बेटी का वोट गायब है,
मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग एक सिटीजन टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे, उनका वोट गायब है, उनके पूरे परिवार के वोट गायब है। तो ये भी उस बीएलओ को झेलना है। इसके साथ साथ ऑफिस का नियमित काम भी करना है, डेटा का माइक्रो मैनेजमेंट भी करना है, छोटी मोटी गलतियां ठीक करना है, और इतने सारे जो फॉर्म का गट्ठर आपने दिया है उसमें गलत फॉर्म, सही फॉर्म, सारे फॉर्म, उनका हिसाब किताब भी रखना है। तो आप ये बताओ, 1 महीने के अंदर इतना नाम काम करवाओगे अगर एक बीएलओ से, तो वो कैसे कर लेगा? 1200 कागज कम से कम कैसे कर लेगा 1 महीने के अंदर? आप खुद ही सोचो। दोबारा से अगर आपका मन दोबारा जाने का है तो 40 से 60 घर में जाना है, ये सारी समस्याएं झेलनी है, और ऐसे लोगों को भी झेलना है जो कह रहे हैं कि मेरा नाम गायब हुआ तो कैसे हुआ वोटर लिस्ट में, मैडम आप जवाब दो। ऑब्वियसली वो किससे पूछेगा? उसकी हाथ में पहली बार चुनाव आयोग का कोई आदमी आ रहा है, और जो फॉर्म है उसके ऊपर जिस बीएलओ का फोन नंबर लिखा हुआ है वो बीएलओ 5 साल पहले यहां से जा चुका है, उसको कहीं और ड्यूटी लगा दी गई है, आगरा के पास में, कोई करीब 150-200 किलोमीटर दूर। अब वो आदमी जो है 200 किलोमीटर दूर में पोस्टेड है, उसका नाम फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं उसको फोन कर रहा हूं, वो शुरू हो गया, क्या हाल है जी, ऐसे ही चल रहा है देश, सरकार ऐसे ही चल रही है। वो वहां परेशान है, वहां पे भी तो बीएलओ है, वो वहां भी फॉर्म भर रहा है। और ये जिसको यहां लगाया है, मतलब जिस व्यक्ति ने पूरी वोटर लिस्ट को अपडेट किया था, जिसको नॉलेज थी किस घर में कौन है, किसके डबल वोट हैं, और जिसने पूरा करेक्ट करके वोटर लिस्ट दी थी, उसकी वोटर लिस्ट कूड़े में फेंक दी। पुरानी कहां से, कूड़े में से एक वोटर लिस्ट निकाली, कूड़ा वोटर लिस्ट, उसके आधार पे इनको भेज दिया। और ये जो मोहतरमा, ये हमारे इलाके को जानती नहीं है। और मैं अगर फिर से अपनी सोसाइटी का एक उदाहरण बताऊं, तो मेरी सोसाइटी जिस इलाके में है, जिस मोहल्ले में, जिस लोकेलिटी में है, जिस खंड में है, उसके पास जो पता मिला उसमें उस सोसाइटी का पता मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। वो उस लेडी को पूरा 1 दिन उस सोसाइटी को उस खंड में ढूंढने में लगाना पड़ा, न्याय खंड में ढूंढ रही है वो सोसाइटी। लोग कह रहे हैं यहां पे तो ऐसी कोई सोसाइटी है ही नहीं। अब आप सोचिए, तो ये जो पूरा पागलपन है, 1 महीने का प्रेशर, और 1 महीने का प्रेशर क्यों? ज्ञानेश कुमार की खोपड़ी गूंगे इसलिए 1 महीने का प्रेशर, पागल हो गए इसलिए 1 महीने का प्रेशर, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता इसलिए 1 महीने का प्रेशर, बुद्धि तत्व कुछ नहीं है क्या? मैंने भी आपको लिस्ट बताई थी कि भैया चुनाव होने की तो समस्या ये है कि चुनाव तो अभी बहुत दूर है भैया। छत्तीसगढ़ में 28 में चुनाव हो रहे, तो अभी से जान लिए पड़ा हुआ है बीएलओ की। उसको बेचारे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उसको उसके जहां भी पोस्टिंग है उससे तूने 40 किलोमीटर दूर भेज दिया कि वहां तो बीएलओ का काम कर और जहां पोस्टिंग है वहां आके काम कर। और उसके बाद में वहां पे हफ्ते में एक दिन कम से कम जाके निर्वाचन कार्यालय में काम कर, वहां पे पूरा अपडेट दे। क्यों भैया? जब तेरा 28 में चुनाव, तेरा गोवा में 27 में चुनाव है, गुजरात में 27 के चुनाव है, यूपी में 27 में चुनाव है, मध्य प्रदेश में 28 में चुनाव है, राजस्थान में 28 में चुनाव है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारी सरकारों ने कर्मचारियों की लिटरेसी पे कितना काम किया, कंप्यूटर लिटरेसी पे। क्योंकि आप देखोगे तो केरल, तमिलनाडु के 2 ही बीएलओ हैं, एक जिन्होंने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेक्निकल काम जानने की वजह से थोड़ा सा तनाव से बच गए होंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है भाई साहब कि क्या कोई भी आदमी, विवेकवान व्यक्ति, इस कठिन टास्क को 1 महीने के लिए देगा क्या? ये केबीसी का भी बाप है, कोई बड़ा से बड़ा केबीसी, खतरों के खिलाड़ी, ऐसे 5-6 खतरनाक चैलेंजिंग सीरियल आप मिला लो, उसके बराबर अकेला बीएलओ। उसके बच्चे भी पालने हैं उसको। किसी बीएलओ के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में किसी को कैंसर है, किसी के घर में कोई मानसिक तनाव है, किसी की पत्नी बीमार रहती है, किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी की पत्नी नहीं है, अकेला है, बच्चों का पालन पोषण कर, ऐसी तमाम मानवीय समस्याओं को लेकर वो लोग जी रहे हैं। और उसके बाद में आपने इतना काम उनको दे दिया है। तो अब मेरा जो मकसद था इस संसद के सत्र में, जब ये बात हो रही है एसआईआर पे, तो एसआईआर में जो वोटों की चोरी हो रही है, घपला हो रहा है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। मेरे मोहल्ले की वोटर लिस्ट का हाल जान के सारे वोटर गायब हो गए हमारे यहां से, सारे मतलब एक बड़ी संख्या वोटरों की गायब हो गई। गलत वोटर शामिल हो गए और सही वोटरों में गलत फोटो लग गया। ये हुआ तो कैसे हुआ? इसका जवाब एक तो ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए। यानी जो एसआईआर पे धांधली है वो दिख रही है,
और कर्मचारियों का जैसे उत्पीड़न हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, उनको मरने को मजबूर किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कैसे वो मर रहे हैं, वो शौकिया नहीं मर रहे हैं। ऐसा नहीं है काम ज्यादा पड़ गया है, जो लोग कह रहे हैं काम ज्यादा पड़ गया, उनको 500 रुपए मिलता है महीने का, मैं देने को तैयार हूं भाई, तुम करके दिखा दो इतना काम। तो एक तरीके से अगर इस पूरी समस्या को समझा जाए तो भारत की संसद में अगर इस पे बात होने की जरूरत है तो होनी चाहिए। नागरिक प्रथम, देश का नागरिक सर्वोच्च है। अगर उसकी जान ले रहे हो, उसको टॉर्चर करो अपनी सनक के लिए। मेरे इलाके की वोटर लिस्ट 101% सही थी, एक एडिशन डिलीशन की गुंजाइश नहीं थी। एक गलत वोटर लिस्ट लेके उसको क्यों भेजा आपने? किसने वो वोटर लिस्ट दी? ये लोगों को टॉर्चर करना, ये सैडिस्ट माइंडसेट है। तुम्हारे दिमाग में बीमारी है कि तुम लोगों को सताना चाहते हो, कर्मचारियों को सजाना चाहते हो। ये पागलपन है, ये मैनियक टाइप का एक शौक है जिसका इलाज करने के लिए संसद में चर्चा होनी चाहिए, उसकी जांच भी होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।